बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी कर दिए गए। एहतसाब अदालत का सजा के लदम करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मंजूर कर ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि वाजिद ज़िया ने जिन दस्तावेजात की बुनियाद पर नतीजा अखज़ किया वो हमें दिखा दें। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा रोजीना अली हमारे साथ मौजूद है। जी रोजीना, बताएगा आज के फैसले से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, के दो रुकनी बेंच ने की और आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ दिया गया। आज भी वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल देने चाहे, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके दलाइल तो गुज़िश्ता समाअत पर मुकम्मल हो चुके थे, ताहम वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि सिर्फ एक ज़ेर किफ़ालत के नुक्ते पर बात करना चाहता हूँ। और आज फिर पहले तो वकील अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि बेनामी जायदादों का जो मामला है वो तो दूसरी जानिब से साबित किया जाना था। ताहम नैब ने भी फिर अपने दलाइल का आगाज़ किया और फिर नैब ने भी जब अपने दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि उनके पास इस तरह के कोई दस्तावेज़ी जो सबूत थे वो ताहम नहीं थे और जो कुछ फ़ोटो कॉपीज़ थी और फ़ोटो कॉपीज़ जो थी वो अदालत में पेश करना मुमकिन नहीं था। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दो रुकनी बेंच है उन्होंने तफसीली दोनों जानिब से दलाइल सुने और उसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया और फ़ैसला जो है फिर कुछ ही देर में सुना भी दिया गया और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया अल अजीजिया रेफरेंस में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोजीना अपडेट करने के लिए। नैब ने तस्लीम किया कि उसके पास फोटोकॉपी और वाजिद ज़िया के ज़बानी तज्ज़िये के सिवा कुछ नहीं। वाजिद ज़िया का गवाह बनना ऐसे ही है कि आप अखबार पढ़कर उसके गवाह बन जाएं। नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारे दलाइल मुकम्मल होने के बाद नैब की दोबारा रिमांड की दरख्वास्त नामुनासिब थी। चीफ जस्टिस का ताहियात नाअहली से मुतल्लिक नोटिस खुशाइंद है। जजेस के रिमार्क्स थे कि कानून आने के बाद ताहियात नाअहली नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का बहाम दूर करने के लिए पास किया गया ऑर्डर जनवरी में लाएंगे। नवाज शरीफ कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। ये गैर मुनासिब बात थी। उस दिन एट लेंथ आर्ग्यू हुआ। अमजद परवेज़ साहब ने उस दिन भी ये कहा था कि आप डिसाइड कर लें नैब को कि आप रिमांड पे या मेरिट पे कौन सी, उन्होंने कहा हम रिमांड पे जाना। जब हमने अपना केस ओपन किया, आपको याद होगा, इन्होंने इब्तदाइया दिया तो कोर्ट वाज ऑफ द व्यू कि हम केस को सुनेंगे, मेरिट पे अगर केस हमें समझ आता है तो हम मेरिट पे उसे डिसाइड करेंगे और अगर हमने समझा कि केस ऐसा है कि ये रिमांड ही होना चाहिए तो भेज दिया जाएगा। अब जब सारा केस मेरिट पे आर्ग्यू हो गया और अमजद परवेज़ ने आर्गूमेंट्स भी कंक्लूड कर दिए तो नैब का फिर ये कहना कि इसे भेज देंगे गैर मुनासिब हर्डल पहले ही कोई नहीं। आपने कल के रिमार्क्स भी सुने होंगे और जो चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहबान के रिमार्क्स थे कि कानून आने के बाद ये वजाहत हो चुकी है कि ताहियात नाअहली नहीं हो सकती। और जो पार्लियामान ने डिबेट्स में कहा था कि अगर आप कत्ल में, अगवा बराए तावान में, रेप केसेस में जो संगीन तरीन मुकदमा सज़ाए मौत वाले हैं उनमें भी अगर सज़ा बदल जाती है, उम्र कैद आप काटते हैं, 5 साल बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये असासों में आपसे कोई गलती हो जाए, कोई डिक्लेरेशन रह जाए, मिस डिक्लेयर हो जाए, इनएडवर्टेंटली ना चाहिए। समीउल्लाह बलोच के बाद बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुकी है कि ये जो इनकॉन्सिक्वेंशियल ओमिशंस हैं इन पे ये नहीं होनी चाहिए। तो वो मामला तयशुदा है, लेकिन उन्होंने अच्छा किया है कि उन्होंने इबहम दूर करने के लिए कल एक ऑर्डर पास कर दिया है और उसे जनवरी के पहले हफ्ते में ले आएंगे। जज अरशद मलिक के फैसले की कहानी। नासिर भट्ट के 24 न्यूज़ पर अहम इंकशाफात। नासिर भट्ट ने इंकशाफ किया कि जज अरशद मलिक का ज़मीर जागा था। रायवेंड में नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात करवाई। मुलाकात में जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ से कहा कि मैंने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला देना नहीं था, मुझे फ़ैसला देने का कहा गया, मुझे मेरी वीडियोज़ दिखाई गई, ज़बरदस्ती डरा कर फ़ैसला दिलवाया गया। नासिर भट्ट कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जज अरशद मलिक को मुकम्मल सुना मगर उन्हें कुछ नहीं कहा। नवाज शरीफ ने फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ा था और आज साबित हुआ कि उनके खिलाफ फ़ैसला गलत था।
जज अरशद मलिक का ज़मीर जागा था, आज साबित हुआ। वो कहता था मैंने मियां नवाज शरीफ को बताना है कि मैंने आपको सज़ा देनी नहीं थी। ये लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे डरा धमका के मेरी वीडियो दिखा के मुझसे सज़ा दिलवाई। मैं उनको रायवेंड लेके गया, उसने मियां साहब से माफ़ी मांगी और मियां साहब ने उसको कुछ भी नहीं कहा। उस जज ने कहा देखो मैंने नाजायज़ सज़ा दी, इस नवाज शरीफ ने मुझे ओए तक नहीं कहा। तो मेरा कायद ने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था। आज अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। मेरी टिकटों की बात नहीं है, मेरा कायद जो फैसला करता है हम उसको सर आंखों पे मानते हैं। आज अल्लाह का शुक्र जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि मेरे रब ने मेरे कायद को सुरखरू कर दिया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी, एहतसाब अदालत की सज़ा कलअदम करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मंजूर कर ली। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून इरफान कादिर और माहिर कानून यासीन आज़ाद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब, आज के फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और मैं तो पहले ही कह चुका था और तकरीबन जब से ये पनामा का फैसला है मैं कह रहा था कि ये पनामा का फैसला गलत है और उसके बाद जो केसेस बनाए गए वो भी सारे गलत थे और उनमें एविडेंस भी नहीं था और कानूनी एतबार से भी उसमें बहुत सी गलतियां थी और ये केस कभी बनने ही नहीं चाहिए थे। और ये लम्हा फिक्रिया है कि एक अगर 3 दफ़ा रहे हुए वज़ीर आज़म के साथ इस कदर ज्यादती हो सकती है, उसको पाबंद सलासल भी किया जा सकता है और उसको उसके खिलाफ कन्विक्शन भी हो सकती हैं इस तरह से और उनके 5 साल ज़ाया किए गए हैं और पूरी हुकूमत उल्टा दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ इसका कोई सतहबाब होना चाहिए और कम अज कम जिन जजेस ने इस तरह के फैसले किए हैं उनको कौम से मैं समझता हूँ कि माफ़ी मांगनी चाहिए। ये केसेस नैब ने तो बनाए ही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं। तफ्तीश को सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइज किया, सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए कि नैब इसमें रेफरेंस फाइल करते हो, तो नैब का तो रोल ही इसमें कोई नहीं था। ये तो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट कर रही थी और पाकिस्तान की एक इलेक्टेड हुकूमत को नैब ने इलेक्टेड हुकूमत को भी सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। तो जहाँ हुकूमतें भी सुप्रीम कोर्ट निकाल रही थी वहाँ नैब की फिर क्या हैसियत रह जाती है। तो ये तो हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त की जो है मैं समझता हूँ कि और बाद की आने वाली हुकूमतों की बहुत बड़ी कमजोरी थी कि अगर चंद जज चाहें तो वो हुकूमतें गिरा दें, अगर चंद जज चाहें तो किसी के खिलाफ कन्विक्शन कर दें, अगर चंद जज चाहें तो किसी भी अदारे से नैब जैसे अदारे से जो मर्जी करा लें या इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी करने शुरू कर दें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बड़ी सीरियस वायलेशन हुई हैं लॉ की और पाकिस्तान के अदारों की और मैं समझता हूँ कि इसका कोई ना कोई फतेहबाब होना चाहिए। ये केस बनाए ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं। अब अगर रिफॉर्म्स आने चाहिए तो जुडिशल रिफॉर्म्स आने चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो आला अदालतें हैं उनकी तश्कीलें ना हो और ये काम जो आने वाली पार्लियामान है वो कर सकती है और उसको करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अब भी नहीं करेंगे तो आइंदा क्या फिर आप मौका दे देंगे इस तरह से अदालतों को कि लोगों को गलत सजाएं दे के उनको नाअहल कर दिया जाए और पूरी पूरी हुकूमतें गिरा दी जाए। क्या पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है एक दफा फिर इस तरह की नाजायज इकदाम का? बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और मैं ठीक है। यासीन आज़ाद साहब, आज एवनफील्ड के बाद अल-अज़ीज़िया में भी मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इन फैसलों को? मियां नवाज शरीफ साहब को तो जो इंसाफ मिला है, माजी में जैसे उनके साथ ज्यादती की गई, ये आज उनका आखिरी केस था जिसमें उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज्जत तौर पर बरी किया गया है। इससे पहले 2 केसेस में बाइज्जत तौर पर बरी किया गया और ये लास्ट केस था। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में एक सिटिंग वज़ीर आज़म के खिलाफ अकामा के ग्राउंड पे पनामा से लेकर आपने केस स्टार्ट किया, अकामा पे जाके उनको लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया और बाकी केसेस में आपने सजा सुनाई। तो जो लास्ट केस था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इंसाफ फराहम किया। लास्ट में आपको पता है कि जो पहले 2 रेफरेंस थे उनके जब प्रोसीडिंग हो रही थी तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि अल्लाह ताला क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है वो बाइज्जत तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी होंगे, क्योंकि उससे पहले मैडम मरीम नवाज को उसी एविडेंस की बिना पर बरी कर दिया गया था। ये आखिरी केस था जिसमें उनको 7 साल की सजा सुनाई गई थी और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब ये केस फिक्स हुआ था तो नैब ने ये कहा था कि ये केस वापस रिमांड कर दें सब कोर्ट ने और वो डिसाइड करे।
लेकिन हमारी से जो उनके वकला से मियां नवाज शरीफ साहब के थे उन्होंने इसकी मुखालफत की थी और उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको फैसला मेरिट पे करे। पर आज आपने देखा होगा कि मेरिट पे फैसला कर लिया बनता नहीं था। इस तरह बाकी 2 केसों में उनको बड़ी बाइज्जत तरीके से बरी किया गया। आज इस आखिरी केस में भी उनको बाइज्जत बरी किया गया। मैं ये सुनता हूँ कि इंसाफ की बहुत बड़ी फतह है और मियां नवाज शरीफ की जिंदगी का जो आखिरी मुश्किल उनके रास्ते में थी केसेस के हवाले से, आज तकरीबन वो ख़त्म हो गई है और उनको ये जो इंसाफ मिला, मेरे नज़दीक माजी में उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई थी। इस तरह लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया और बाज़ आपको ये बात पता है कि बाज़ केसेस में JIT बनी, JIT में वो एज ए सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म जाके JIT के सामने पेश हुए कि JIT के हिसाब से केस प्रोसीड हुआ। लेकिन बदकिस्मती यह है कि बाद में जब वो केस प्रोसीड हुआ तो आपने देखा होगा कि जो जजमेंट आया था उसमें 3 जज साहिबान ने JIT की रोशनी में केस चलाया था। लेकिन बाद में जब जजमेंट आया था तो उसमें उन 2 जजेस के भी दस्तखत थे ऑर्डर ऑफ कोर्ट में, जिन्होंने पहले मेरिट से इसका फैसला कर दिया था और उनको किसी किस्म का करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो बाद में इस सवाल से पता होता है कि जब JIT की रिपोर्ट की रोशनी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने केस चलाया, तो जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया तो उन 2 जजों ने जो फाइनल वर्डिक्ट दे दी थी नवाज शरीफ के खिलाफ, उनके भी दस्तखत कराए गए। तो क्या ये माजी में जो कुछ हुआ गलत नहीं हुआ? क्या लाइफ के लिए जो डिस्क्वालीफाई किया गया गलत नहीं हुआ? मैं ये सुनता हूँ कि आज को सच की फतह है और मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी में जो उनके साथ ज्यादती की गई, आज से उसका किसी हद तक फजाला हो गया। बहुत अच्छी बात हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के पास जो लास्ट पेंडिंग केस था उसका फैसला सुना के मियां नवाज शरीफ को इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया और उनके रास्ते में जो आईनी मुश्किलात थी केसेस के हवाले से, मेरे नज़दीक वो आज बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अब उनके रास्ते में किसी किस्म की कोई मुझे रुकावट नजर नहीं आती। जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म बनने का तल्लक है, ज़ाहिर 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जिसके हक में फैसला करेंगे वही वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। आज की जो ताज़ा खबर जो है वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। ये सो मोटो एक्शन लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे ख्याल में नया कानून आने के बाद पहला सो मोटो केस है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ यासिन आज़ाद साहब आज के फैसले के हवाले से अपनी राय दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इंतखाबी हिकमत अमली, सीट एडजस्टमेंट और अवामी रास्ता मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अली से। जी हसन, बताएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला इजलास जो है वो आज मॉडल टाउन में मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान ने की, जबकि दीगर जो मेंबरान हैं इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो भी इस इजलास में मौजूद थे। इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो अब तक की पेशरफ्त है उस पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई और मुशावरत जो है वो खास तौर पर की गई। जबकि आज के इजलास में जो मुख्तलिफ सियासी अमूर हैं पार्टी के, उन पर भी मुशावरत की गई। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि अवामी राब्ता मुहिम जो है उसको मजीद तेज किया जाए और अवाम में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मजीद जो है मुस्तहकम किया जाए। इसके साथ साथ आज के इजलास में ये भी फैसला किया जो टिकट होल्डर्स हैं उनके हवाले से भी आज के इजलास में जो है वो खसूसी तौर पे मुशावरत की गई। और आज का इजलास इस हवाले से भी अहम था कि आज के इजलास में नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान जो गुज़िश्ता कुछ रोज से सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं उन पर जो है वो खसूसी तौर पे मुशावरत की गई है। बहुत शुक्रिया हसन अली अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून और JUI की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात हुई। मुलाकात में इंतखाबात के लिए पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तफाक किया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राउदुल शाद से। जी राउदुल शाद, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल अली, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में JUI-FE और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुलाकात हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम FE और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों की मुलाकात में आइंदा इंतखाबात के लिए पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तफाक कर लिया गया है। इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें तैयार करने के बाद दोबारा मुलाकात करने पर इत्तफाक किया गया। ये कहना था हाफिज नसीर अहमद अहरार का, जबकि कमेटी में बताया जा रहा है कि खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है कमेटियों की और इंतखाबी और सियासी हवाले से मिलकर चलने पर भी इत्तफाक किया गया है। JUI-FE के वफद में हाफिज नसीर अहरार, जिक्रिया शाह, राव अब्दुल कयूम और ख्वाजा मुदस्सिर महमूद शामिल थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के वफद में चौधरी एहसन इकबाल और राना सुनाल्ला शामिल थे। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, साथ ही रहिएगा। जनूबी पंजाब के दूर दराज के इलाकों से हाईकोर्ट आने वाले साइलिन के लिए बड़ी खबर आ गई है। बकर, मियांवाली, लोधरा अजला, जबकि ज़िला गुजरात की तहसील सराय आलमगीर को लाहौर हाईकोर्ट के नज़दीक तरीन बेंचों के दायरे अख्तियार में शामिल कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे, राव दिलशाद हमारे साथ ही मौजूद है। जी राव दिलशाद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल अली, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के दोबारा नफाज की मंजूरी जो है वो दी है और इस मंजूरी के नतीजे में अब दूर अफ्तादा इलाकों को लाहौर हाईकोर्ट के बेंचेस में जो मुश्किलात दरपेश थी वो उनका हल निकला है, क्योंकि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने जिला बक्कर, मियांवाली, लोधरा और जिला गुजरात की तहसील सराय आलमगीर को लाहौर हाईकोर्ट के नजदीक 3 बेंचों के दायरा इख्तियार में शामिल करने की मंजूरी दी है। डिस्ट्रिक्ट बकर को लाहौर हाईकोर्ट के मुल्तान बेंच, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली को रावलपिंडी बेंच, डिस्ट्रिक्ट लोधरा को लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच, जबकि डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील सराय आलमगीर को लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के दायरा इख्तियार में शामिल किया गया है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और अवाम का ये दरीना मुतालबा था। इन्हें अपने मुकदमात की पैरवी के लिए तवील सफर तय करना पड़ता था, जिसमें अब जो है वो सहूलत होगी और इस इकदाम से साइलिन को इनके इलाकों से नजदीक तरीन लाहौर हाईकोर्ट के बेंचेस में मुकदमात की पैरवी की ये सहूलत मुयस्सर आएगी। आपको बताएं कि हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर जाना पड़ता था और जिससे इन्हें शदीद मुश्किलात का भी सामना था। अब चूंकि ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की मंजूरी और नाफिज करने के हवाले से अहकाम जारी किए जा चुके हैं, तो अब ये सहूलत जो है वो दूर अफ्तादा इलाकों के लिए होगी। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, अपडेट कर रहे थे आप। कराची को महफूज बनाने में भी करप्शन रुकावट बन गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर 24 न्यूज़ बड़ी खबर सामने ले आया। प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ सामान मार्केट रेट से 10 गुना महंगा खरीदने की तजवीज़ दे दी गई। निगरान वज़ीर कानून सिंध उमर सोमरू की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। 24 न्यूज़ निगरान वज़ीर कानून की वज़ीर आला सिंध को अरसाल रिपोर्ट सामने ले आया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची को महफूज बनाने में भी करप्शन रुकावट बन गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर 24 न्यूज़ बड़ी खबर सामने ले आया। प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ सामान मार्केट रेट से 10 गुना महंगा खरीदने की तजवीज़ दे दी गई। इसी पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। जी फ़हीम, बताएगा इस हवाले से। जी, बड़ी खबर है जो हम C24 के नाज़रीन को दे रहे हैं कि कराची जिसे एक महफूज शहर बनाने का हुक्म जो है 2016 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया था कराची बदमनी केस में, और 2017 में सेफ सिटी अथॉरिटी बन गई थी। लेकिन आज 8 साल के बाद भी जो है शायद एक तो सेफ सिटी अथॉरिटी नहीं बन सका, और दूसरी जानिब जो है बहुत बड़ी करप्शन जो है वो सामने आई है इस पूरे मंसूबे के अंदर। और ये भांडा जो है वो सूबाई वजीर कानून ने फोड़ा है। उमर सोमरा ने उन्होंने जो है पूरी एक रिपोर्ट बनाकर वजीर आला सिंध को जो है भेजी है, निगरान वजीर आला सिंध को। उसमें उन्होंने बताया है कि कीमतों के जायजे के लिए जो कोटेशन दी गई वो तक जो है काबिल तस्दीक नहीं थी, और जिन अशिया की खरीदारी जरूरी बताई गई उसकी तफसील ही PC1 में नहीं दी गई। प्रोजेक्ट के लिए तजवीज़ मुख्तलिफ सामान मार्केट से 10 गुना ज्यादा महंगा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस सामान का इस्तेमाल मतरूक हो चुका है वो सामान भी जो है वो खरीदा जा रहा था सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए, और इसमें जो है करोड़ों रुपए की नहीं बल्कि अरबों रुपए की करप्शन जो है वो सामने आई है। सिटी 24 के पास जो रिपोर्ट है, जो इस वक्त उमर सोमर ने जो रिपोर्ट वजीर आला सिंध को भेजी है, उसमें ये कहा गया है कि कीमतों के एक कंपनी का नाम और पता
उसकी SCCP की वेबसाइट पर मुख्तलिफ और उसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है मुख्तलिफ था। इसी हवाले से ये भी कहा गया है कि एक जगह पर एक ही काम के लिए 84 मिलियन और दूसरी जगह पर उसी काम के लिए 74 मिलियन रुपए रखे गए हैं। जो डेटा सर्वर खरीदा जा रहा है कंपनी 2017 में उसका इस्तेमाल खत्म कर चुकी है। दीगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी अब कंपनी के पास मौजूद ही नहीं है जो बाकायदा तौर पर सब्सिडी प्रोजेक्ट के लिए खरीदे जा रहे थे। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो तजवीज़ करदा सामान है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में मौजूद है और अपडेटेड मौजूद है। इस हवाले से जो है वजीर कानून जो है उन्होंने जो बाकायदा तौर पर सेफ सिटी अथॉरिटी के जिम्मेदार अफसरान के लिए कहा है कि वो कोताही के मुर्तकिब हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने सिफारिश भी की है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो सेफ सिटी के हवाले से हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि कराची जहां क्राइम जो है वो आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है उनका एक राज है और यहाँ पर लोग जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं और जो दीगर क्राइम है वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस शहर को आज तक सेफ सिटी नहीं बनाया जा सका और न सिर्फ नहीं बनाया जा सका बल्कि अब उस प्रोजेक्ट की आड़ में एक बहुत बड़ा करप्शन जो है वो सामने आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, आप हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला ने जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान को तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जहांगीर तरीन अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अली से। जी हसन, बताएगा मुकम्मल इख्तियार दे दिया है जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान को? जी बिल्कुल, आज जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया। इजलास में जो तमाम मेंबरान हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद करते हुए जो तमाम दीगर सियासी जमातों से मुशावरत है उसके हवाले से जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान को मुकम्मल इख्तियार जो है वो दे दिया है। इजलास का सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट और दीगर इंतखाबी अमूर को जारी रखने पर जो है वो भी इत्तफाक किया गया है। जबकि इजलास इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का KPK और बलोचिस्तान के लिए खसूसी बोर्ड जो है वो तश्कील देने का फैसला आज के इजलास में किया गया है। इसी तरह से पंजाब के हर हल्के इस्लामाबाद में मुशावरत के लिए रीजनल सदूर पर खसूसी कमेटियां जो है वो भी आज के इजलास में कायम कर दी गई हैं। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम अरकान जो है उन्होंने आज के इजलास में शिरकत की है। और जो इस मौके पर जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथियों के जो भी खदशात हैं और तजावीज़ हैं उनका हमेशा जो है वो खैर मकदम करें, जबकि बाहमी मुशावरत और सबको ऑन बोर्ड करके मुतफक्का फैसले जो है वो किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया हसन अली अपडेट करने के लिए। सरहदों से इंसानी स्मगलिंग और अफगान शहरियों की गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया है। FIA ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 10 सरहदी चौकियाँ कायम कर दी हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे तैयब सैफ से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, गैर कानूनी नकलो हरकत और ख़ासतौर पर जो इंसानी स्मगलिंग होती थी बार्डर से उसको रोकने का जो बड़ा फैसला है वो सामने आया है। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत की हिदायत के ऊपर FIA ने 10 जो है वो थाने कायम किए हैं, जिसमें 6 जो है जिला सूबा बलूचिस्तान के अंदर और 4 जो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो कायम किए जा रहे हैं। और इन तमाम थानों की जो हदूद है और उसका जो वर्किंग है वो तमाम उसकी जो चीज़ें हैं वो भी फाइनल कर दी गई। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है FIA ने जारी कर दिया गया है, जिसके तहत गवादर, कैच, सतलाज, मीरान शाह, वजीरस्तान और जो दूसरे इलाके हैं बलूचिस्तान के वहाँ पर ये जो थाने हैं ये कायम किए जाएंगे। और इन थानों का नोटिफिकेशन तौर पर जारी हो चुका है और उनकी वर्किंग है वो शुरू हो चुकी है। उनका बुनियादी मकसद यही होगा कि अफगानियों की जो गैर कानूनी नकलो हरकत होती है उसको रोका जा सके और साथ साथ जो इंसानी स्मगलिंग होती है उसकी रोकथाम की जा सके। जी बहुत शुक्रिया तैयब सैफ अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।